मैं डॉक्टर अनिल कुमार जेफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से जो प्रशासनिक विधि के बारे में अपन पहले बात कर रहे थे, उसमें आज अपन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि यदि जिस संस्था को डेलीगेट किए गए हैं ये पावर्स, यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा तो नियंत्रण के अभाव में वह संस्था जो कार्य करेगी, जो नियम बनाएगी, तो नियंत्रण के अभाव में फिर वो ठीक प्रकार से कर भी रही है या नहीं कर रही है, इसके ऊपर एक बहुत बड़े आक्षेप आ जाते हैं। इसलिए प्रशासनिक विधि में पूर्व में यही व्यवस्था कर दी गई कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में या प्रत्यायोजित विधान या ये कहीं कि अपने जो कार्य करने या नियम में विनियम कानून बनाने के संबंध में जो पार्लियामेंट के पास में जो अधिकार है, उस अधिकार को यदि वो कार्यकारिणी को या अन्य किसी संस्था को यदि डेलीगेट करती है या दिए जाते हैं तो उसके ऊपर वो पार्लियामेंट ऐसे नियंत्रण भी रखे या ऐसे नियंत्रण के संबंध में भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो डेलीगेटेड जो विधान है उसको मतलब ठीक प्रकार से उसका उपयोग हो सके और जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उस संस्था को वो प्रत्यायोजित किए गए हैं, वह संस्था वैसा कार्य करे और ऐसा ही जो विधायिका का जो आशय है उसको पूर्ण किया जा सके। तो आज अपन बात करेंगे कि प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण की क्या बात है या कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है। तो ये 3 प्रकार से इस पे नियंत्रण रखा जा सकता है। पहला है जिसको हम कहेंगे कि प्रोसीजरल कंट्रोल या प्रक्रियात्मक नियंत्रण, दूसरा है पार्लियामेंट्री कंट्रोल या संसदीय नियंत्रण, और थर्ड है जुडिशियल कंट्रोल या न्यायिक नियंत्रण। तो ये 3 प्रकार से नियंत्रण रखे जा सकते हैं। अब पहले के बारे में बात करेंगे अपन, या प्रोसीजरल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे रखा जा सकता है, किस तरीके से। तो विधायिका के लिए संभव नहीं है कि वह प्रत्यायोजित विधान पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण बनाए रख सके। इसके लिए एक प्रोसीजर या सुरक्षाओं के लिए एक प्रावधान बनाया जाता है जो कि प्रशासनिक अधिकारियों को की शक्तियों के उपयोग पर भी एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्य किया जाए। और इसके लिए है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही प्रत्यायोजित विधान का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब जहाँ डेलीगेट किया गया है उन अधिकारियों को या जो प्राधिकारी हैं उन्हीं को ये उसका उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि वो जो विधायिका का जो मकसद रहा है उस तक पहुंचा जा सके। नेक्स्ट में कह सकते हैं हम प्रत्यायोजित प्राधिकारी की सीमाओं को एक स्पष्ट शब्दों द्वारा भी उसको बंधित कर दिया जाए या परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं प्रत्यायोजित विधान नियमों आदि को पर्याप्त प्रचार मिलना चाहिए, प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए इसका। और आगे हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के हितों पर इनके विपरीत प्रभाव पड़ता हो उनसे भी कोई परामर्श किया जाना चाहिए। मतलब थोपा नहीं जाना चाहिए बल्कि उनसे भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए। नियमों में संशोधन तथा उन्हें रद्द करने संबंधी प्रावधान भी होने चाहिए। तो ये हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रभावित हितों से पूर्व परामर्श करने की एक विभागीय प्रथा भी है।
भारत में नियम निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावित हितों के संबंध में परामर्श प्राप्त करने हेतु कोई सामान्य नियम या प्रावधान उपलब्ध नहीं है, पर एक ये प्रथा बनी गई है कि जहाँ परामर्श की आवश्यकता होती है वहाँ परामर्श लिया जाना चाहिए। नियम बनाने की शक्ति पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होनी चाहिए। नियम आप बना रहे हो, उनका एक प्रकाशन होना चाहिए जिससे कि सभी को पता लग जाए कि ये नियम बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए भी है कि सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 23 में यह व्यवस्था है कि जहां पूर्व प्रकाशन को पूर्ववर्ती शर्त के रूप में प्रयुक्त किया गया है, और इसके लिए भी ज़रूरी है कि प्राधिकारी का दायित्व है कि वह प्रभावित हितों की सूचना हेतु नियमों के प्रारूप का प्रकाशन करे। प्रकाशन उस पद्धति के अधीन होगा जो प्राधिकारी उचित समझता है। प्रारूप नियमों के साथ एक सूचना का प्रकाशन भी किया जाना आवश्यक है, जिसमें कि वह तिथि सूचित करनी होगी कि जिस पर उसके पश्चात विचार किया जाएगा। प्राधिकारी को सुझाव अथवा कोई ऐतराज़ पर विचार करना होगा, जिससे कि जो अंतिम रूप देने की बात है उसमें आवश्यकता पड़ती तो। अब प्रस्तावित जो नियम तथा विनियमों का पूर्व में जब प्रकाशन होगा तब उसके संबंध में सभी को इसके बारे में जानकारी हो जाती है। और प्रत्यक्ष विधान के विरोध में दूसरे प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रस्तावित नियम तथा जो विनियम से पूर्व है उसका विज्ञापन अथवा प्रकाशन हो। पूर्व प्रकाशन का लाभ ये है कि विनियमों द्वारा प्रभावित व्यक्ति अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि वे नियमों से व्यथित हैं तो आगे हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधान का प्रकाशन है वो प्राकृतिक नियमों के सिद्धांत की भी प्राथमिकता की आवश्यकता है कि किसी नियम विनियम अधिनियम आदि को यदि कोई विधिक प्रभाव देना है तो उसका पूर्व में प्रकाशन किया जाना उचित है। विधि की निश्चितता और स्पष्टता अनिवार्य है ताकि वे व्यक्ति जिनके लिए विधि की अनुपालना की अपेक्षा की जा रही है वह उस विधि से पूर्ण रूप से परिचित हो सके। विधि का समुचित रूप से प्रकाशन होना आवश्यक है ताकि जनता को यह आश्चर्यजनक न लगे और न ही किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना पड़े। तो इसलिए प्रकाशन बहुत ही ज़रूरी है। भारत में ऐसा भी विधिक प्रावधान नहीं है जिसके अधीन प्रत्यक्ष विधान के प्रकाशन की आवश्यकता को निर्धारित की गई हो, लेकिन ऐसे प्रशासनिक नियमों को राजपत्र में प्रकाशित करने का प्रचलन है या और पितृ अधिनियम मतलब जहाँ से उनको मिला है, या ये कहें कि पार्लियामेंट या पितृ अधिनियम में भी इस प्रकार के नियमों को प्रकाशित किए जाने के संबंध में ऐसे स्पष्ट उपबंध किए गए हैं। भारत सरकार ने 1960 में नियमों को कोडिफाइड के रूप में प्रकाशित करते हुए ये कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। और यदि कोई प्रत्याशित विधान को यदि गजट में प्रकाशित करने में की बात कहें तो इसके लिए बहुत फ़ायदे की स्थिति है ये, क्योंकि इससे नियम विनियम आदि को प्रमाणित हो जाते हैं और यह तथ्य भी प्रमाणित हो जाता है कि उन्हें उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है, क्योंकि किसी प्रकार का आक्षेप नहीं आ सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि ये प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं या प्रोसीजर पूरा करने के बाद ही भी इन नियमों और विनियमों को बनाया गया या प्रमाणित किया गया है। दूसरी बात हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधान की आसानी से तलाशी की जा सकती है कि अथवा उसका अवलोकन भी किया जा सकता है।
तो ये व्यवस्था भी इसमें की गई है।